7 अक्टूबर 2023 को जब लोग मामूल की ज़िंदगी में मसरूफ़ थे, एक ऐसी यलगार शुरू हुई उस इलाके में जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। हमास और दीगर तंजीमों ने इसराइल की तरफ पेश कदमी शुरू कर दी और जनूबी इसराइल के कुछ हिस्से को अपने कब्ज़े में भी ले लिया, जिसको गज़ा इनवेल्प कहा जाता है। ये 1948 की अरब इसराइल जंग के बाद पहली मरतबा था कि इस तरह हमास और दीगर तंजीमें इसराइल के अंदर दाखिल हुई। ये हमले एक ऐसे दिन हुए जब यहूदी अपना एक त्यौहार मना रहे थे। कम अज़ कम 4300 रॉकेटों की बारिश की गई इसराइल के ऊपर हमास की जानिब से। हमास के फाइटर्स इसराइल और पैलेस्टाइन के दरमियान दीवार को तोड़ने में कामयाब हो गए और अंदर दाखिल हो गए। ये लोग 21 मुख्तलिफ इसराइली इलाकों में दाखिल होकर आम लोगों का सरेआम कत्ल करने लगे। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 6000 से ज़्यादा लोग 119 मुकामात से इसराइल में दाखिल हुए। इनमें 3800 तरबियत याफ्ता थे और 2200 आम शहरी थे। इजरायली रिपोर्ट का अंदाज़ा था कि तकरीबन गज़ा में से 1000 लोगों ने रॉकेट फायर किए। इस तरह दोस्तों कुल मिलाकर 7000 ऐसे लोग थे जिन्होंने इसराइल पर हमला किया। इस हमले के नतीजे में 1195 लोग डायरेक्ट मारे गए, जिनमें 736 लोग जो कि आम इजरायली शहरी थे, इसमें 36 मासूम बच्चे थे और 79 गैर मुल्की शहरी थे और 379 इजरायली फोर्सेस के एहलकार थे। और नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में मौजूद 364 लोग भी मारे गए। इसमें यह भी कहा गया कि इसराइल ने रिस्पांस में हैनिबल डायरेक्टिव को इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 14 इसराइली शहरी मारे गए। इस हमले के दौरान तकरीबन 250 लोगों को गज़ा की पट्टी से यरगमाल बना लिया गया। इनको यरगमाल बनाने का मकसद ये था कि इनके बदले में जो इसराइल में मौजूद फ़लस्तीनी कैदी हैं उनको आज़ाद करवाया जाए। हमास को अंदाज़ा नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। 7 अक्टूबर का हमला ये हमास का बहुत बड़ा ब्लंडर था। ऐसे लगता है कि जैसे इसराइल इंतज़ार कर रहा था कि कोई ना कोई उसको बहाना मिले और वो अटैक करे, और हुआ भी ऐसा कि 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया और उसके बाद इसराइल ने गज़ा को तबाह बर्बाद करके रख दिया। तो अब तो सूरत हाल ये है कि पूरा फ़लस्तीन तबाह बर्बाद हो चुका है। इसकी बहुत ज़्यादा वजूहात हैं। सबसे पहली वजह हमास खुद है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि हमास को बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर चुके हैं, और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब दहशत गर्दों को ख़त्म करना हो तो फिर कोई कुछ नहीं देखता, अगर मुल्क ही क्यों ना तबाह हो जाए। आपको मैंने दोस्तों स्टैट्स बताए हैं, जो हमास ने हमला किया मैंने आपको स्टैट्स बताए हैं। आप खुद सोचें कि ये लोग क्यों इंसानियत के प्यासे हो चुके हैं। इसराइली शहरी हों या फ़लस्तीन के शहरी हों, हैं तो इंसान ना। हमास का हमला इतना बड़ा था कि आम शहरी भी हलाक हुए, और इसका बहुत बड़ा ब्लंडर भी था, क्योंकि आप देख लें दोस्तों कि उसके बाद इसराइल ने जो रिस्पॉन्स किया आपके सामने है। इस हमले के बाद 44 कंट्रीज़ ने इसकी मजम्मत की, इस हमले की मजम्मत की और इसको दहशत गर्दी करार दिया। और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ये कहा कि होलोकास्ट के बाद ये यहूदियों के लिए एक ब्लैक डे है। ये 7 अक्टूबर का हमला ऐसे ही नहीं हो गया। इसकी तारीख दोस्तों, इसकी जड़ें हिस्ट्री में पेवस्त हैं। 1967 की तारीखी 6 रोज़ा जंग, उसके नतीजे में गज़ा की पट्टी पर इसराइल ने अब कब्ज़ा कर लिया था, अपना तसल्लुत कायम कर लिया था। ये कब्ज़ा, ये तसल्लुत 1, 2, 3, 4 या हफ्ते तक मुहित नहीं है दोस्तों, ये कई दहाइयों तक मुहित है। इसी वजह से दोस्तों 1987 को इस्लामिक रेजिस्टेंट मूवमेंट यानी कि हमास बनाई गई, जो कि फ़लस्तीनी इस्लामिस्ट मूवमेंट है। हमास दोस्तों फ़लस्तीन में मौजूद सबसे एक्टिव और बहुत बड़ी तंजीम है, जिसका मकसद ये है कि जो कि इसराइल के कब्ज़े में इलाके हैं उनको वापस लेना। अब दोस्तों यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि क्या आप हमास जैसी तंजीमों के सहारे अपने इलाके वापस ले सकते हैं? असल में मेरा मतलब ये है कहने का कि आप हथियारों के ज़रिए आप क्या अपने इलाके वापस ले सकते हैं? इस कॉन्फ्लिक्ट में दोस्तों साफ नज़र आ रहा है कि पैलेस्टाइन गवर्नमेंट की रिट है ही नहीं, वहाँ पर हुकूमत है ही नहीं, तो ये इशू कैसे सॉल्व होगा? इसी वजह से दोस्तों मैंने वीडियो के शुरू में बात की थी कि हम दुआओं से या वजीफ़ों से फ़लस्तीन को आज़ाद करवाना चाहते हैं, लेकिन हमारा अपना मुल्क पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली अनस्टेबल है। हम फ़लस्तीन या कश्मीर को आज़ाद करवाने की बात तो करते हैं, मगर हम खुद आज़ाद नहीं हैं।
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں تو آپ بلوچستان میں جا کر دیکھیے، ہم ایک ہفتہ جنگ کی سچویشن کو برداشت نہیں کر سکتے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو جہاد کرنا چاہیے، فلسطین کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ پاکستان ایک ہفتہ بھی جنگ کی سچویشن کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بات آپ کے مائنڈ میں کیوں نہیں آتی؟ آپ کیوں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اسرائیل پر اٹیک کرنا چاہیے؟ کیا پاکستان کے اندر اکانومیکلی اتنی پاور ہے؟ کیا پاکستان ایک ہفتہ بھی جنگ کی سچویشن کو برداشت کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی اگر انڈیا سے بھی جنگ ہو جائے تو پاکستان کی اکانومی اتنی سی ہے کہ پاکستان ایک ہفتہ بھی سروائیو نہیں کر پائے گا۔ ہم باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، قوموں کے فیصلے اس طرح وظیفوں سے نہیں ہوتے، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اور کچھ کرنے سے میری مراد یہ نہیں کہ آپ ہتھیار اٹھائیں اور فلسطین میں جہاد کرنے کے لیے چلے جائیں، میرا مطلب یہ نہیں ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کو مضبوط بنائیں اکانومیکلی۔ پاکستان کی اکانومی اتنی مضبوط ہو کہ وہ بات کرے، لوگ دنیا اس کی بات مانے۔ مجھے مسئلہ اس سے نہیں ہے کہ کون مسلمان ہے کون یہودی ہے، مجھے مسئلہ ہے انسانیت سے، کہ دونوں طرف انسان مر رہے ہیں۔ حماس اگر اسرائیلی عام بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو سرے عام قتل کرے تو یہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خوش ہوتے ہیں۔ کیا ان لوگوں میں انسانیت نہیں ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے کانفلکٹس صرف اور صرف یہودیوں اور مسلمانوں کی حد تک رہ گئے ہیں۔ اس طرح کے مذہبی مسائل اب عیسائیوں کے اندر بالکل نہیں رہے، ان کی عقل ٹھکانے آ چکی ہے۔ ہم ہی رہ گئے ہیں جن پر مذہبی جنون سوار ہے، یا اسرائیلیوں کے اوپر۔ اب دیکھیے، حماس نے پہلا حملہ کر کے غلطی ضرور کی تھی، مگر اسرائیل کو رکنا چاہیے تھا۔ تو اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ اس نے پورے فلسطین کو تباہ و برباد کر دیا، اس نے تو ظلم کی انتہا کر دی۔ اس سے ہم سب کو سبق ملتا ہے۔ امید ہے آپ دوستوں میری بات کو پازیٹیو لیں گے کہ اگر اسٹیٹ حملہ کرے تو اس کو دہشت گرد کہنا مشکل ہوتا ہے۔ جب آپ عوام کے ہاتھوں میں ہتھیار پکڑا دیتے ہیں یا کسی گروپ کے ہاتھ میں، تو اس کو اپنا ملک بھی دہشت گرد کہتا ہے۔ یہ آپ کے اپنے ملک میں کئی ایگزامپلز ہیں۔ سو عقل سے کام لیں، دنیا جس طرح سے چل رہی ہے ان کے ساتھ چلیں۔ کیا آج صلاح الدین ایوبی کا دور ہے جو آپ ان کی مثالیں دیتے ہیں؟ میرے خیال سے ان کی مثالیں دینا آج کے دور میں بے وقوفی ہے۔ آپ خود سوچئے دوستوں کہ کیا ایسی مثالیں آج کے دور میں اپلیکیبل ہیں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ حماس نے بلنڈر کیا، اور ساتھ ہی آپ صلاح الدین ایوبی کی مثالیں دیتے ہیں، یا ایسی مثالیں دیتے ہیں جو الٹیمیٹلی ایسی تنظیموں کی بنیاد بنتی ہیں، یا آپ لوگ ایسی تقریریں کرتے ہیں جو کہ مسلح جد و جہد کا باعث بنتی ہیں، عوام ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ خدارا امن کا درس دیں۔ اسرائیلی ہوں یا فلسطینی ہیں تو انسان ہی نا بھائی۔ کیا آپ کشمیر کو پاکستان کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اسرائیل کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اسرائیل کو اب اگر آپ اپنے قبضے میں لے لیں تو کیا آپ اس کو قائم رکھ پائیں گے آج کے دور میں؟ کیا ایسا پاسبل ہے؟